हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। माय नेम इज़ भाविक राणा एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक 1.4 वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस में सब टॉपिक जो है 1.4.1 दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन वो हम पढ़ने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन मतलब कि आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड जब होता है, उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए राउल्स लॉ स्टडी करना पड़ता है। तो राउल्स लॉ का जो स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में लिखा है वही मैंने यहाँ पे अभी स्क्रीन पे लिखा है, आप देख सकते हो। लॉ का स्टेटमेंट है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। and then टेक्स्ट बुक में इक्वेशन दे रखा है P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स करके, ठीक है। अब हम इक्वेशन पे जाए, राउल्स लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म के ऊपर जाए, उससे पहले ये जो लॉज का जो फॉर्मूला, ये जो लॉ का जो फॉर्मूला है उसके जो टर्म है पी नॉट एक्स, है ना, उसका थोड़ा पिक्टोरियल व्यू देख लेते हैं, ठीक है, ताकि एमसीक्यू में जब पूछे या क्वेश्चन जो है इसके 4-4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता होंगे तो आप इसके न्यूमेरिकल में हो सकता है कि जो वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाए। इंटरचेंज का मतलब है कि भाई P1 की जगह P1 नॉट की वैल्यू लिख ली या P1 नॉट की जगह P1 की वैल्यू लिख ली। तो ये थियरी जब तक आप नहीं समझोगे तब तक इसके न्यूमेरिकल हो सकता है अगर आप रट्टा मार लो तो आंसर आ भी जाए या आप भूल भी सकते हो, ठीक है। तो इसका जरा पिक्टोरियल फॉर्म देख लेते हैं। अब मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, थोड़ा मेरा ड्राइंग वीक है तो टाइम लगेगा। तो एक कंटेनर है जिसमें मैंने सिर्फ सॉल्वेंट भर के रखा है, ठीक है। सॉल्वेंट को मैं 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। एक दूसरा कंटेनर है जिसमें मैंने सोल्यूट रखा है। अब दोनों लिक्विड है, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा है सोल्यूट। सोल्यूट को हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक तीसरा कंटेनर है जिसमें हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे, ठीक है। सो लेट अस से हमारा जो सॉल्वेंट है, यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट रखा है, ठीक है। ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट कंटेनर में हमने सोल्यूट रखा है, दोनों ही लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट कंटेनर है इसमें हम सॉल्यूशन रख रहे हैं, ठीक है। दिस इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों होगा। कुछ सोल्यूट के मॉलिक्यूल और कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, ठीक है। सॉल्वेंट बेसिकली ज़्यादा होना चाहिए तो चलो कुछ और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट, सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, दोनों ही वॉलेटाइल है। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों वॉलेटाइल है, इसका मतलब क्या कि दोनों ही वेपर फेज में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली सोल्यूट के कुछ मॉलिक्यूल्स भी वेपर फेज में जाएंगे, ठीक है। और जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे, तब वो सॉल्यूशन में भी वेपर फेज में सोल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स होंगे और सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो आप ये समझो कि ये लिक्विड और वेपर का बाउंड्री है।
सो अब ये समझो स्टूडेंट कि जब पहला जो कंटेनर है जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट है, सोल्यूट है ही नहीं, तो वो केस में जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम डिनोट करेंगे P1 नॉट। स्टूडेंट ये समझो व्हाट इज़ P1 नॉट, न्यूमेरिकल के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो P1 नॉट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट है, ठीक है। सिमिलरली जब हमारे पास सिर्फ सोल्यूट है, वो भी लिक्विड स्टेट में है, वॉलेटाइल है, तो उसका जो वेपर होगा, उसका जो वेपर प्रेशर होगा, उसको मैं कहूँगा, सोल्यूट को हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे तो P2 नॉट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज़ समझो कि मेरे पास सिर्फ सॉल्वेंट है, सोल्यूट है ही नहीं, तो वो केस में सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज़ x1, ये 1 हो जाता है। सिमिलरली मेरे पास जब सिर्फ सोल्यूट है तो उसका जो मोल फ्रैक्शन है x2, ये 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये केस में x1 1 है और यहाँ पे x2 1 है। जब x1 1 है तो x2 0 होगा और जब x2 1 है तो x1 0 होगा, ठीक है। ये एक चीज़ है। अच्छा, अब स्टूडेंट जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसको मैं कहूँगा P टोटल, ठीक है, उसको मैं कहूँगा P टोटल, एंड दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दैट इज P1 प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट दैट इज P2। मतलब ये जो हमारा सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय P टोटल एंड विच इज इक्वल टू P1 एंड P2। अब स्टूडेंट P1 और P2 क्या है ये समझो। P1 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, P2 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वेपर प्रेशर है जिसको मैं P टोटल कहूँगा, तो डेल्टन्स लॉ क्या कहता है? डेल्टन्स लॉ ये कहता है कि व्हेन वी हैव अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। ये डेल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये डेल्टन लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसका जो प्रेशर होगा उसको मैं P1 कहूँगा सॉल्यूशन में, और जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है उसका जो प्रेशर है इसको मैं P2 कहूँगा, और जो सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है दैट विल बी सम ऑफ P1 एंड P2, ठीक है स्टूडेंट। एक और चीज़ समझो स्टूडेंट, अब मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो ये कंटेनर 3 में जो लास्ट कंटेनर है राइट हैंड साइड पे, उसमें स्टूडेंट बेसिकली देखा जाए ना तो 2 सॉल्यूशन है। एक ये वाला सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि लिक्विड में है, दिस इज सॉल्यूशन 1, और दूसरा स्टूडेंट अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये वाला भी एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 2। दोनों एक ही चीज़ से बना है, दोनों में ही सोल्यूट और सॉल्वेंट सेम है, बट फ़र्क क्या है, सॉल्यूशन 1 जो है वो लिक्विड स्टेट में है और सॉल्यूशन 2 जो है वो गैसियस फॉर्म में है। और जब भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा तो उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होगा, दोनों का अमाउंट अलग होगा, दोनों को हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है मोल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये याद रखो कि सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूशन 1 है, जो लिक्विड है, उसमें जो आपका सॉल्वेंट होगा उसके मोल फ्रैक्शन को हम x1 कहेंगे, ठीक है, एंड जो सोल्यूट होगा उसके मोल फ्रैक्शन को मैं x2 कहूँगा। सिमिलरली स्टूडेंट, जो वेपर फेज़ है, वेपर फेज़ में जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है उसके भी मोल फ्रैक्शन को हम x1 x2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट फिर सॉल्यूशन मतलब लिक्विड में भी x1 x2 और गैस में भी x1 x2, तो उसकी जगह मैं इसको y1 एंड y2 से रिप्रेजेंट करूँगा। स्टूडेंट्स याद रखना, ये y1 जो है ये भी मोल फ्रैक्शन है, x1 जो है वो भी मोल फ्रैक्शन है, y2 जो है वो भी मोल फ्रैक्शन है, और x2 जो है वो भी मोल फ्रैक्शन है। तो फ़र्क क्या है स्टूडेंट, तो ये याद रखो, y1 जो है दैट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट।
एंड Y2 जो है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन वेपर फेज। सिमिलरली X1 जो है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन। टेक्स्ट बुक में इन सॉल्यूशन लिखा है, सॉल्यूशन तो गैस में भी है, ठीक है, पर ये लिक्विड सॉल्यूशन, नीचे जो सॉल्यूशन है वो। एंड X2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो P1 नॉट क्या है, P2 नॉट क्या है, P1 P2 क्या है, X1 X2 क्या है, P टोटल क्या है, Y1 Y2 क्या है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। एक बार मैं लास्ट में वापस रिपीट कर देता हूँ। X1 और X2 इट इज़ नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। एंड Y1 एंड Y2 ये भी मोल फ्रैक्शन है। यही चीज़ 11th स्टैंडर्ड में जो पुरानी टेक्स्ट बुक थी, जो रिड्यूस सिलेबस नहीं था, तब चैप्टर नंबर 5 हुआ करता था स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें डाल्टन्स लॉ आता था। तो डाल्टन्स लॉ गैसेस के लिए था, तो तब जब मोल फ्रैक्शन यूज़ किया जाता था वो X1 X2 ही था। बेसिकली मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल है वो X1 X2 ही है सॉल्वेंट और सोल्यूट के लिए। पर यहाँ पे दो मोल फ्रैक्शन, एक लिक्विड स्टेट में एक गैस स्टेट में दिया हुआ, इसलिए डिस्टिंग्विश करने के लिए जो लिक्विड स्टेट में है उसको हम X1 X2 कहेंगे, और ऊपर भी सॉल्यूशन है, वो अपने आप बना है वेपराइज होके, बराबर है, तो वहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम Y1 Y2 कहते हैं। अब स्टूडेंट अगर हम हेनरीज लॉ के राउल्स लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म में आए, स्टेटमेंट क्या है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड पार्शियल वेपर प्रेशर, ये रहा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट मतलब स्टूडेंट चाहे वो सोल्यूट हो के सॉल्वेंट, दोनों में अप्लाई होता है, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, राउल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब ईच कंपोनेंट मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की बात हुई है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, सो P1 इज प्रोपोर्शनल टू X1, दिस इज फॉर सॉल्वेंट। एंड अगर हम सोल्यूट की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करें, सो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1, सिमिलरली P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2। अब स्टूडेंट ये P1 नॉट P2 नॉट कहाँ से आ गया, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, कोई पूछेगा भी नहीं, ये डेरिवेशन हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, तो ये आपको फैक्ट मान के चलना है। पर अभी तक मैंने जो वीडियो में समझाया, ये क्यों समझाया, तो स्टूडेंट्स ये राउल्स लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म है, ये जो दो बॉक्सेस बने हैं ना वो, ठीक है। तो उसमें ये जो P1 नॉट X1, P2 नॉट X2 क्या है, ये समझाने के लिए ये डायग्राम ड्रॉ किए थे। देखो ये P1 नॉट, ये P2 नॉट, क्या है P1 नॉट एंड P2 नॉट, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। व्हाट इज P2 नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट, ठीक है। एंड P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, P2 इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। तो ये राउल्स लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसमें P1 नॉट, P2 नॉट, और X1 X2 क्या है, तो वो मोल फ्रैक्शन, ये रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन, नेक्स्ट टू इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये राउल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। अब डाल्टन्स लॉ क्या कहता है स्टूडेंट, डाल्टन्स लॉ ये कहता है दैट P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2।
ये डाल्टन्स लॉ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है दैट इज पी टोटल, ठीक है। सो पी टोटल इज P1 प्लस P2 अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। नाउ यहाँ पे मैं स्टूडेंट ये राउल्स लॉ का वैल्यू अगर रखूँ दैट इज पी टोटल, P1 की जगह मैं लिखूँ P1 नॉट इंटू X1 एंड P2 की जगह लिखूँ मैं P2 नॉट X2, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट X1 प्लस X2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। सो देयरफॉर X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2 एंड X2 इज इक्वल टू 1 माइनस X1। तो ये जो इक्वेशन है लास्ट में P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 प्लस P2 नॉट इंटू X2। तो यहाँ पे मैं X1 की जगह X2 और X2 की जगह X1 अगर लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं X2 की जगह X1 लिखता हूँ, तो देखो P1 नॉट इंटू X1, अब ये डेरिवेशन है, ठीक है। P2 नॉट और X2 की जगह 1 माइनस X1 लिख सकता हूँ, ये रहा देखो X2 इज इक्वल टू 1 माइनस X1, तो 1 माइनस X1, ठीक है। अगर ब्रैकेट एक्सपांड करे तो P2 नॉट माइनस P2 नॉट इंटू X1, ठीक है। अब थोड़ा रीअरेंज करें, ये टर्म और ये टर्म अगर मैं साथ में लिखूँ तो P1 नॉट इज इक्वल टू X1 माइनस P2 नॉट इंटू X1 प्लस P2 नॉट, ये P2 नॉट एज इट इज़। ये समझ में आया स्टूडेंट? मैंने जो अंडरलाइन टर्म है उसको साथ में लिखा है। अब इसमें से अगर मैं X1 को कॉमन निकाल दूँ स्टूडेंट, तो क्या बचेगा? P1 नॉट माइनस P2 नॉट इंटू X1 प्लस P2 नॉट एज इट इज़, दिस इज P टोटल। अब स्टूडेंट जैसे मैंने X2 की जगह X1 लिखा, सिमिलरली X1 की जगह X2 भी तो लिख सकता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव P टोटल, यही डेरिवेशन अगेन, ठीक है। फर्स्ट लाइन में वापस लिख रहा हूँ, देखो अब मैं X1 की जगह X2 लिखूंगा। अब X1 की ये वैल्यू है, देखो ऊपर X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2, तो P1 नॉट X1 की जगह क्या लिखना है? 1 माइनस X2 प्लस P2 नॉट X2, ठीक है। ब्रैकेट अगर ओपन करें तो P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2 प्लस P2 नॉट इंटू X2, ठीक है। अब X2 अगर मैं कॉमन निकालूँ, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। P1 नॉट प्लस P2 नॉट पहले लिखूँ माइनस P1 नॉट X2, कुछ नहीं, इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस मैं X2 को कॉमन निकालूंगा तो P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2, दिस इज नथिंग बट P टोटल। तो स्टूडेंट ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है, देखो, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, ये और ये। फर्क क्या है? तो जो पहला वाला फॉर्मूला है P टोटल का, जिसमें हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, X2 है ही नहीं, और जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट X2 लिया है, ठीक है। सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन लिया है, ठीक है। तो P टोटल को इससे रिलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आगे टेक्स्ट बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है। अब वो ग्राफ बेसिकली सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर JEE ले लो, नीट ले लो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, या स्टेट लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे गुजरात में गुजसेट हो गया, महाराष्ट्र में एमसेट हो गया, तो वहाँ पे ना ग्राफ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये जो ग्राफ है ये समझना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं है। जो न्यूमेरिकल होंगे स्टूडेंट, उसमें ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, और डाल्टन्स लॉ जो 11th में आता है स्टूडेंट, डाल्टन्स लॉ यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है, P इज इक्वल टू, या P1 इज इक्वल टू P टोटल इंटू Y1 एंड P2 इज इक्वल टू P टोटल इंटू Y2। स्टूडेंट्स ये डाल्टन्स लॉ का फॉर्मूला है जो 11th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री में पहले हुआ करता था। अभी जो सिलेबस नया आया है उसमें चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर निकाल दिया है। तो ये देखो P1 का ये भी फॉर्मूला है, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1, और यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P टोटल इंटू Y1। यहाँ X1 है, यहाँ Y1 है। X1 क्या है? अगेन स्टूडेंट यहाँ पे देख लो, X1 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट
इन लिक्विड सोल्यूशन, x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन लिक्विड, एंड y1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज। डायग्राम में देख लो, ये x1 यहाँ, ये x2 यहाँ, ये y1 यहाँ, ये y2 यहाँ, ठीक है। तो x1 x2 भी कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं, y1 y2 भी कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, 4-4 5-5 मार्क के न्यूमेरिकल होते हैं। तो यहाँ पे ये y1 ये y2, तो ये डाल्टन्स लॉ का फॉर्मूला है। तो न्यूमेरिकल में ना x1 x2 कैलकुलेट कीजिए, y1 y2 कैलकुलेट कीजिए, ऐसा नहीं लिखा होगा। क्या लिखा होगा, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड स्टेट या इन लिक्विड सॉल्यूशन या इन सॉल्यूशन, तो x1, एंड इन वेपर फेज पूछे कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज, तो y1 कैलकुलेट करना है। या मोल फ्रैक्शन ना भी पूछे, डायरेक्टली ऐसा पूछे कि भाई कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इन लिक्विड स्टेट या इन सॉल्यूशन, तो x1 x2 कैलकुलेट करना है। एंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इन वेपर फेज पूछे तो y1 y2 कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो लेंदी हो रहा है तो जो ग्राफ है उसका एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।